हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके मिनी क्लासेस में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को बीपीएससी के द्वारा अभी तक फिजिक्स से जो भी प्रश्न पूछा हुआ है उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखना है हाइड्रोजन जो है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और साधारण हाइड्रोजन जो है उसका समस्थानिक जो होता है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। और याद रखना है भारी हाइड्रोजन जो होता है उसका समस्थानिक में न्यूट्रॉन जो होता है 1 होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन में समस्थानिक जो होता है उसमें न्यूट्रॉन 2 होता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो याद रखना एंगस्ट्रॉम किसका इकाई होता है, तो याद रखना तरंगदैर्घ्य का इकाई जो होता है एंगस्ट्रॉम होता है। और ये भी बात याद रखना है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो याद रखना है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो याद रखना है दूरी का। और ये भी प्रश्न याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो याद रखना है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि आवृत्ति को मापा जाता है। तो याद रखना आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। और याद रखना है सामान्य मनुष्य जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे 5 नंबर कि घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टर्ज क्रिस्टल होते हैं। तो याद रखना है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो याद रखना है हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। और अभी हम बताए थे कि सामान्य मनुष्य का आवृत्ति का ध्वनि जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के ध्वनि को आराम से सुन सकता है। नेक्स्ट उसके बाद है प्रश्न कि विद्युत शक्ति की इकाई है। बताना है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है। याद रखना वाट जो है वह विद्युत शक्ति की इकाई होता है। और इसका ट्रिक याद रखना है कि जिसके पास शक्ति होता है वह किसी न किसी का क्या करेगा वाट लगा देगा। ठीक है, तो याद रखना जिसके पास शक्ति होगा वह किसी का वाट लगा देगा। तो याद रखना विद्युत शक्ति का SI मतलब वाट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दृश्य स्पेक्ट्रम क्या तरंगदैर्घ्य की सीमा जो है वह होता है। तो याद रखना 3900 एंगस्ट्रॉम से 4600 एंगस्ट्रॉम के बीच में दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। बताना है कि सौर विकिरण जो है किस परास में दिखता है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 400 से 700 nm के बीच में सौर विकिरण दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। बताना है कि आर्द्रता जो है उसको किस उपकरण से मापते हैं लोग। तो याद रखना हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि दाब की इकाई होता है। ठीक है, तो याद रखना दाब जो होता है उसका इकाई क्या होता है। तो याद रखना न्यूटन पर वर्ग मीटर। ठीक है, और ये भी याद रखना है न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है और प्लस पास्कल भी होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि दाब का मात्रक है। तो याद रखना इनमें से कोई नहीं, अभी बताए थे। ठीक है, पास्कल या न्यूटन पर वर्ग मीटर। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। ठीक है, तो याद रखना है इसके लिए हम ट्रिक बताए हैं कि उस आर्द्रता की चाबी दो। ठीक है, तो उसमें जो भी वर्ड आता है वह सभी के सभी क्या हो जाता है अदिश राशि होता है। तो याद रखना उस आर्द्रता के चाबी दो उसमें दाब आता है। तो याद रखना अदिश राशि कौन है। तो याद रखना यहाँ पे दाब जो होता है वह अदिश राशि है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन राशि का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो याद रखना विकृति जो होता है
वह उसका SI मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सही सुमेलित सही कथन है। याद रखना है, लाल प्रकाश का तरंग धैर्य जो होता है बैंगनी प्रकाश के तरंग धैर्य से क्या होता है, अधिक होता है। यह बात याद रखना है कि लाल प्रकाश का तरंग धैर्य जो होता है बैंगनी प्रकाश से क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देता है तो यह सुंदर दिखता है। इस घटना को क्या कहते हैं, तो याद रखना है, प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण दिन में पानी पर साबुन का फिल्म दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। बताना है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा जो उसे क्या कहते हैं, तो याद रखना है, न्यूक्लियस कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहा जाता है। तो याद रखना, एक ठोस जो है सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है उसको क्या कहते हैं लोग, तो याद रखना ऊर्ध्वापातन कहते हैं लोग। जैसे में कपूर हो गया, नेफ्थलीन के गोली हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैस अवस्था एक साथ रह सकता है। तो याद रखना, त्रिक बिंदु पर ठोस द्रव और गैस जो है तीनों एक साथ रह सकता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न कि कॉस्मिक किरण है। बताना है कि कॉस्मिक किरण जो होता है वह क्या होता है। तो याद रखना, कॉस्मिक किरण जो होता है वो क्या होता है, कॉस्मिक किरण जो होता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता है। यह ऊर्जा के अवशोषित कण है और अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश के गति से गमन करता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G का शब्द में प्रयुक्त होता है। तो याद रखना है, यहाँ पे 2G स्पेक्ट्रम में G जो होता है वह जेनेशन को बताता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रडार का आविष्कारक कौन था। बताना है कि रडार का आविष्कारक जो है वह कौन था। तो याद रखना है, रॉबर्ट वाटसन जो था वह रडार का आविष्कार किया था। और ये भी याद रखना है कि रडार जो होता है उसका फुल फॉर्म भी पूछता है। तो याद रखना है, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग, ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है और VVI है कि गॉड पार्टिकल है। तो याद रखना, गॉड पार्टिकल क्या है, तो याद रखना है, हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल कहा जाता है। आइए इसके बारे में देखते हैं कि हिग्स बोसान जो है वह एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना जो है 1964 में किया गया था और इसका प्रायोगिक सत्यापन जो है 14 मार्च 2013 को किया गया था। और याद रखना, वैज्ञानिक समुदाय के बाहर मीडिया के द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण और गॉड पार्टिकल कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। याद रखना, 1930 ईस्वी में CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न देख सकते हैं किसको किसको अभी तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है, रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के लिए 1913 में दिया गया नोबेल पुरस्कार। CV रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में दिया गया है। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया है और चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में दिया गया है और मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1989 में दिया गया और अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में दिया गया है। और ये भी याद रखना है, बी रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में 2009 को दिया गया, अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 को दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। याद रखना, टेलीस्कोप जो है उसका खोज कौन किए हुए थे। याद रखना, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखना, राइट्स ब्रदर ने हवाई जहाज का आविष्कार किए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1 माइक्रोन बराबर है।
बताना है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो 1/1000 mm जो होता है 1 माइक्रोन बराबर होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर -30 10 के पावर -3 mm। ठीक है, मतलब 1/1000 mm को लिख सकते हैं 10 के पावर -3 mm। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। याद रखना है 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है F बराबर N/5C + 32। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। बताना है कि क्रोमेटोग्राफी तकनीक जो है उसका उपयोग किस में होता है। तो याद रखना है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि लोलक की कार्यावधि किस पर निर्भर करता है। तो याद रखना है लोलक के कार्य अवधि जो होता है वह लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि बल गुणनफल है। बताना है कि बल गुणनफल है। तो याद रखना द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में कि संवेग में परिवर्तन के दर जो होता है उसे बल कहा जाता है। याद रखना है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m होगा और वेग u होगा तो याद रखना है त्वरण बराबर क्या होता है mv - mu/t होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ये भी प्रश्न VVI है। याद रखना है v - u/t जो होता है त्वरण निकालने का सही सूत्र होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राशि सदिश नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सा राशि जो है वह सदिश नहीं है। तो याद रखना आयतन जो होता है वह सदिश राशि नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो याद रखना है पदार्थ के संवेग और वेग के जो अनुपात होता है उसे द्रव्यमान जो है प्राप्त होता है। और याद रखना है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m होगा और वेग v होगा तो उसका संवेग जो होता है क्या होता है mv होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो याद रखना 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर होता है। और 1 किलोमीटर दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं 1000 मीटर बोलते हैं। और 100 मीटर को 1 हेक्टोमीटर कहते हैं। और 1000 सेंटीमीटर को 1 डेकामीटर कहते हैं। और ये भी याद रखना 100 सेंटीमीटर जो होता है 1 लीटर के 1 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न याद रखना है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो याद रखना 10 के पावर -12 ग्राम जो होता है वह 1 पिकोग्राम बराबर होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल होगा। बताना है कि अगर आप एक लिफ्ट में खड़े हैं तो लिफ्ट के फर्श जो है उस पर लगा हुआ भार जो है वह किस पर निर्भर करेगा। तो याद रखना है लिफ्ट जो है वह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय जो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि यदि एक पंखा रबड़ की गेंद और लकड़ी के गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रपूर्व एक साथ स्थिर रहता है तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा तीनों एक साथ जमीन पे गिरेगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वायु में ध्वनि त्वरण होती है। बताना है कि वायु में ध्वनि तरंग जो है वो होता है। तो याद रखना अनुदैर्घ्य तरंग होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है। बताना है कि रेत और नेफ्थलीन जो का मिश्रण होता है उसको किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो याद रखना है ऊर्ध्वपातन के द्वारा रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शक्ति का इकाई होता है। अभी बताए थे शक्ति जो है वह उसका इकाई क्या होता है वाट होता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे है शक्ति का फॉर्मूला बताए थे कार्य बटा समय। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित
नहीं है। तो याद रखना है वोल्ट विभवांतर जो है उससे हम लोग वोल्ट मीटर मापते हैं, विद्युत धारा को एमीटर मापते हैं और विद्युत वाहक बल को पोटेशियोमीटर मापते हैं, लेकिन केल्विनोमीटर से प्रतिरोध को नहीं मापते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी जो है गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो याद रखना है मैकेनिकल एनर्जी को। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो बिजली का खर्च होगा। तो याद रखना है 1 इकाई। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटा में चले तो 1 इकाई बिजली बल कितना होगा? तो याद रखना है यूनिट में क्या होता है 100 गुणे 10 घंटा करेंगे तो जाके क्या हो जाएगा 1000 वाट पर घंटा, जिसे 1 यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। तो याद रखना है 4.70 किलोमीटर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटक होता है। तो याद रखना है अमोनिया क्लोराइड होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि डायनेमो क्या करता है? ठीक है, तो याद रखना डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न और मीटर जो होता है वह क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा को किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? तो याद रखना एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो अभी बताए थे विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। और प्रकाश में 7 रंग होता है, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो याद रखना एक प्रिज्म से रंग को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसका फोकस दूरी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। और याद रखना लेंस की क्षमता जो होता है उसका SI मतलब डायोप्टर होता है और यह प्रश्न VVI है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न ये भी याद रखना है कि फोकस दूरी जो होता है वह 1 बटा डायोप्टर होता है, मतलब फोकस दूरी बराबर क्या होता है 1 बटा लेंस की क्षमता। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो याद रखना चुंबकीय सुई जो होता है वह उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे 54 नंबर कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? बताना है कि श्वेत प्रकाश जो होता है उसको नली में कैसे पैदा करते हैं लोग। तो याद रखना तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है किस कार्य के लिए मिला था? तो याद रखना प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखना है 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये भी याद रखना है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग किस धातु का उपयोग करते हैं? तो याद रखना यूरेनियम का उपयोग हम लोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए करते हैं लोग। उसके बाद याद रखना है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो याद रखना है CNG मतलब संपीड़ित गैस को छोड़कर हम लोग कमरे को ठंडा कर सकते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो याद रखना है सीसा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। तो याद रखना पारा जो है वह ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अतिचालक का लक्षण है। तो याद रखना अतिचालक जो होता है वह परम शून्य परमज्ञता होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है?
तो याद रखना है गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न। बासठ नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि ठंडा के दिनों में लोहा के गुटका और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुआ जाता है तो लोहा का गुटका गर्म होता है, क्यों होता है? ठीक है, बताना है कि लोहा के गुटका का तापमान लकड़ी के गुटका से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों? तो याद रखना है पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है कि हमारे शरीर हवा में अधिक विकृत करता है कि हवा यहाँ पे हवा की चालकता बढ़ जाता है कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारा पसीना जो तेजी से वाष्पित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कमरा में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्या किया जाता है? तो याद रखना कमरा को थोड़ा गर्म कर सकते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजा कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दे तो कमरे का तापमान होगा। याद रखना है कमरे का तापमान जो होगा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। बताना है कि कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग किए जाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सी नंबर दिया हुआ है कि एक्रेलिक को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ठीक है, तो यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो याद रखना तरंगदैर्घ्य। दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त जो होता है उसके बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता है? तो याद रखना आवृत्ति जो है वह नहीं बदलता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 59 कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास किस प्रकार के लेंस से बनता है? बताना है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास जो होता है वह किस प्रकार के लेंस से बना होता है? तो याद रखना है उत्तल लेंस का। और याद रखना है दूरदृष्टि को दूर करने के लिए भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दर्पण के सामने खड़ा एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। ठीक है, तो याद रखना है अवतल दर्पण में ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि का वायु में वेग का अनुमान होता है। तो याद रखना है 330 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रश्न 72 की प्रकाश किरणों की प्रकृति होती है। तो याद रखना प्रकाश की प्रकृति प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होता है तरंग एवं कोण दोनों समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश नीला लगता है। ठीक है, तो याद रखना लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है इसलिए आकाश जो है नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो याद रखना प्रकाश के अपवर्तन से रात के समय खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को समझा जा सकता है। उसके बाद याद रखना है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो है वह अधिकतम होता है और उसका आयतन जो होता है वह न्यूनतम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा। तो याद रखना 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी पिघल जाएगा तो क्या होगा? तो पानी फर्श पर फैल जाएगा कि बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा कि पानी का स्तर पहले गिरेगा फिर बीकर से बाहर आएगा
कि जल स्तर नहीं बदलेगा, तो याद रखना कोई चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के कारण है, तो याद रखना पृष्ठ तनाव जो है उसके कारण वर्षा का बूंद जो होता है वो गोलाकार दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो याद रखना सबसे ज्यादा श्यानता शहद में देखने को मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि महासागर में ऊंची जल तरंग कैसे आती है, तो याद रखना चंद्रमा से महासागर में ऊंची जल तरंग आती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान जो है नहीं बदलेगा। याद रखना कि जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका भार जो है बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों, तो याद रखना प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों पक जाता है, तो उच्च दाब के कारण पानी जो है उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, याद रखना सौर ऊर्जा जो होता है सूर्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो याद रखना नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया, तो याद रखना 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट जो है उसको छोड़ा गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वर्ष दीर्घतम होता है, बताना है कि किस दिन वर्ष जो है बड़ा होता है, तो याद रखना प्लूटो जो होता है वहाँ पे वर्ष जो होता है बड़ा देखने को मिलता है। याद रखना 248 यहाँ पे प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है जिसके कक्षीय परिक्रमा काल जो होता है 248 पृथ्वी वर्ष होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, तो याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में समय लगता है, तो याद रखना है 8 मिनट 15 सेकेंड मतलब तकले लगभग 5 सेकेंड तकले क्या होता है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर आने में समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो याद रखना अभी उधर बताए थे 8 मिनट लगभग 19 सेकेंड तकले सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है जिसका व्यास जो है 1,39,822 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो याद रखना है फास्ट जो है वह कंप्यूटर का भाषा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में कार्य करता है, तो याद रखना है टंगस्टन जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातु अर्धचालक के रूप ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, तो याद रखना जर्मेनियम जो है उसका वह एक प्रकार के अर्धचालक होता है जिसका उपयोग हम लोग ट्रांजिस्टर में करते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु नाभिक के अवयव है, तो याद रखना परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, इसका द्रव्यमान नगण्य होता है कि परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है कि यहाँ पे समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो याद रखना सौर ऊर्जा जो है वह ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि परमाणु बम सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम जो है
वह आधारित होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर परमाणु बम जो है कार्य करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो याद रखना रेडॉन जो होता है वह वायु में नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो याद रखना बिजली का बिल जो है किसके खपत पर आधारित होता है? तो याद रखना वाट में और वोल्टेज में मापा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है? तो याद रखना सबसे भारी धातु जो होता है कौन होता है? यूरेनियम होता है। और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो याद रखना इनसेट 2A जो है वह 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर जरूर करें।